नमस्कार मित्रों, कृष्णाज एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के डिटेल किया था और उसमें पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या हैं। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट वसा या प्रोटीन या विटामिन्स, ये चार कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जो भोजन के मुख्य अवयव हैं, उनमें से कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करते हैं। लेकिन वसा और प्रोटीन साधारणतः ऊर्जा प्रदान करने का काम नहीं करते। मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट का होता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखें इस ऑप्शन के हिसाब से पहला जो आपको दिखाई दे रहा है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यस। दूसरा है शरीर के विकास में मदद करता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये उसका सेकेंडरी फंक्शन है। त्वचा को स्वस्थ रखना, नहीं, ये इसका फंक्शन नहीं है, विटामिन से इसमें मिल लिए हैं। ऐसे ही बालों को स्वस्थ रखना इसका काम नहीं है। तो हमारे पास इन चार ऑप्शन में से ये तीन ऑप्शन गलत हैं और हमारा पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना प्रमुख कार्य। कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माने गए हैं। पिछली क्लास में भी जब हमने इसको डिस्कस किया था तो आपको एक सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन जो है वो ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। सबसे प्रमुख जो श्वसन में यूज होता है वो ग्लूकोज होता है। तो हमारा आंसर पहला हो गया ए। अगला हमारा प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में अगर आप देखें तो अनाज, फल और सब्जियां, बिल्कुल इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अधिक मात्रा में है। दूध, मक्खन और पनीर ये जनरली किसके हैं, ये वसा के लिए होते हैं या फैट्स के लिए होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मांस, मछली, अंडे ये जनरली प्रोटीन्स के लिए होते हैं। और मेवे और बीज फिर से, ठीक है, फैट्स और कुछ प्रोटीन्स के लिए भी होते हैं। तो अनाज जो है, जैसे आप जानते हो, गेहूं है, चावल है, ठीक है, मक्का है, ये सब अनाज की कैटेगरी में जो आते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया ए। अनाज, फल और सब्जियां ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार क्या हैं। तो हमने पढ़ा था कि इनको जनरली दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक सरल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, विटामिन मिनरल्स नहीं होते, जल और फाइबर नहीं होते। तो हमारा आंसर फिर से क्या हो गया इसके अंदर, हमारा आंसर इसके अंदर हो गया ए। सरल कार्बोहाइड्रेट्स में और जटिल में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आप पढ़ोगे कि सरल में दो मेन कैटेगरी आ जाती हैं। कौन कौन से, एक होता है मोनोसैकेराइड और दूसरे होते हैं ओलिगोसैकेराइड। जटिल में जनरली क्या आते हैं, पॉलीसैकेराइड से इंक्लूड होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है। तो आप सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत आसान है। अभी हमने कहा कि ये ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं, तो अगर ऊर्जा कम मिलेगी तो हमें थकान और कमजोरी होगी। तो आंसर पहला वाला सही हो रहा है। वजन नहीं बढ़ता, वजन कम हो जाता है। त्वचा का रूखापन नहीं, ठीक है, बालों का झड़ना ये नहीं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, हमारा हो गया पहला ऑप्शन, थकान और कमजोरी। कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि ऊर्जा प्रदान करते हैं इसलिए हमें होगा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा से क्या होता है। बिल्कुल ठीक, आपको बताया कार्बोहाइड्रेट जब हम जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो ये वसा में परिवर्तित होता है और मोटापा बढ़ाता है। कहाँ पढ़ा था, बैलेंस डाइट वाले टॉपिक में। तो ये सही है, वजन बढ़ाएगा। और आपसे कहा था कि अगर मोटापा होता है तो उसकी वजह से डायबिटीज या मधुमेह हो सकता है और हृदय रोग भी हो सकते हैं, कार्डियक डिसऑर्डर आपसे कहा था, हाई बीपी आपसे कहा था। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, सही विकल्प, ठीक है, सही है। तो चौथा जो है यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, तो अधिक मात्रा लेने पर नुकसानदायक है। नेक्स्ट आता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नियंत्रित करने से क्या फायदा है।
अब बताइए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को अगर नियंत्रित करें तो क्या क्या हो सकता है। हम रिक्वायर्ड अमाउंट अगर कार्बोहाइड्रेट कर लें तो ये वजन को नहीं बढ़ने देगा, यानी कि वजन को नियंत्रित करने का काम करेगा। ठीक है। और जब मोटापा नहीं बढ़ेगा तो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि मधुमेह या डायबिटीज के खतरे को कम कर देगा, फिर हृदय रोग के खतरे को भी कम कर देगा। यानी कि यहां भी हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया डी। सभी विकल्प सही हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को नियंत्रित कर लेते हैं तो इन सारी चीजों से भी हमें छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोतों का चयन कैसे करें। जो ऊपर था उसी का ही दूसरा चीज जो है फॉर्म है, ऑप्शन इसमें अलग अलग है, इसके लिए आप देखें। अब नीचे से शुरू करते हैं। क्या सभी विकल्प सही हैं, तो इसके लिए हमें पहले ऊपर का देखना पड़ेगा। ठीक है। क्या शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें, यस। ठीक है। प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें, यस। साबुत अनाज और फलों सब्जियों का चयन करें, यस। ठीक है। तो आप देखें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही हैं, सही विकल्प सही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का चयन करते समय हमें देखना है वही अनाज लेना है, फल लेना है, सब्जियां लेना है। ठीक है। प्रोसेस फूड जो आते हैं, पैक्ड फूड आते हैं, फास्ट फूड जो आप कह रहे हो उनको नहीं खाना है। शुगर और रिफाइंड में भी कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें। अगला हमारा प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। ये अभी ऊपर क्वेश्चन में आया था तो उससे आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। सरल कार्बोहाइड्रेट एवं जटिल कार्बोहाइड्रेट, जो आपको बताया मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। ठीक है। जो ऑलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं, मोनोसैकेराइड को छोड़कर ये सरल होते हैं। और दूसरे जटिल कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आपसे कहा था कि मोनोसैकेराइड के अणुओं की संख्या 10 से ज्यादा हो जाएगी। और ये भी कहा था कि सिंपल वाले जो होते हैं, शुगर जिनको हम कहते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सैकेराइड की अणुओं की संख्या बढ़ती है ये जटिल होते जाते हैं और घुलनशीलता कम होती जाती है। और एक और चीज कहा था कि जो सरल कार्बोहाइड्रेट शर्करा जो है टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, जबकि जटिल कार्बोहाइड्रेट कैसे हो जाते हैं, स्वादहीन हो जाते हैं। तो प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसलिए आंसर नहीं। विटामिन और मिनरल्स नहीं, जल और फाइबर नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ए। नेक्स्ट देखें, सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है। इसका आंसर अभी मैंने दिया, आप आसानी से ढूंढ सकते हो। ठीक है। सरल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड किस में आते हैं, ये आते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट में। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं, इसमें ये नहीं बताना है कि हमें बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन देने हैं जो सॉल्व ना हो पाए, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं वो उसी स्तर के हैं जो आपने पढ़ा है, या जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसी तरीके के। अगला प्रश्न देखें। अब जटिल कार्बोहाइड्रेट का आंसर आप लोग फटाफट सोचो और अपने उसमें नोट कर लीजिए। ठीक है। अभी हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड कैसे हैं, सरल थे, तो ये आंसर नहीं हो सकते। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, यानी कि ये नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, हमारा ऑप्शन बचा पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जिसमें कहा था स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाता है, हमारा आंसर है ए ऑप्शन, पॉलीसैकेराइड्स। अगला आता है, सरल कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण क्या हैं। देखें, अभी हमने कहा जल और मिनरल्स उदाहरण नहीं होते, हटा दीजिए। प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये हटा दीजिए। स्टार्च और फाइबर, ये अभी मैंने आपसे कहा ये कैसे हैं, ये जटिल हैं। तो अब हमारे पास सरल में क्या बचा है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज। आपको पता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज ये मोनोसैकेराइड्स हैं और सुक्रोज कैसा होता है, डाइसैकेराइड होता है। और ये सभी किस में आते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। इसकी दो मेन कंडीशंस मैंने बताई हैं आपको। एक बताई जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि इनकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, और टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया इसमें फर्स्ट, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एवं सुक्रोज। नेक्स्ट आता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण क्या हैं। उसी में ऊपर वाले ही क्वेश्चन का ही दूसरा एक फ्रेम किया गया है, जिससे कि थोड़ा कंफ्यूजन आपका दूर हो। स्टार्च और फाइबर, यस।
यही बताया था अभी। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये कैसे थे? मोनोसैकेराइड। सुक्रोज और लैक्टोज क्या है? ऑलिगोसैकेराइड, दोनों डाइसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। और प्रोटीन और वसा हमने कहा कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च और फाइबर्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पर भी करेक्ट है। अगला देखें क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकारों के बीच में क्या अंतर है? मतलब सरल कार्बोहाइड्रेट्स और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में क्या अंतर है, ये हमें देखना है। तो आप देखो यहां पर हमने कहा सरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अणुओं की संख्या कम है, तो ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। जब जटिल की बात करेंगे तो इनका डाइजेशन धीरे धीरे होगा। तो पहला ऑप्शन ही यहां पर सही लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी पढ़ें। सरल कार्बोहाइड्रेट धीरे पचते हैं, नहीं, गलत है। ठीक है, जटिल वाले देर से पचते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर होता है, नहीं। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर नहीं होता, ये गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि स्टार्च और फाइबर जो है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल थे। सरल कार्बोहाइड्रेट्स में प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता, तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया? हमारा ऑप्शन पहला ही यहां पर फिर सही है। सरल कार्बोहाइड्रेट जल्दी पचते हैं और जटिल कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे पचते हैं, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ द सैकराइड यूनिट प्रेजेंट है, तो सबको तोड़ना पड़ेगा, जबकि यहां पर नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट या सैकराइड यूनिट कम है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ये हमने पढ़ा था परीक्षण में कौन कौन से आते हैं। तो हमने कहा था शुगर के लिए बताया था कौन कौन सा? बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, फैलिंग, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, ये हमने बताए थे। और आयोडीन परीक्षण किसके लिए बताया था? स्टार्च की उपस्थिति के लिए। तो सीधा आंसर यहां पर हम टिक करेंगे, और वो क्या है? स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाना। नेक्स्ट, फिर वही आ गया जो भी मैंने बोला, बेनेडिक्ट परीक्षण का उद्देश्य क्या है? कि जो भी हमें सैंपल या मिश्रण दिया गया है उसमें शर्करा उपस्थित है या नहीं है। शर्करा नहीं होता, ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि वो बेनेडिक्ट परीक्षण नहीं देगा। तो शर्करा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट किया जाता है या परीक्षण किया जाता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे प्रोटीन के लिए अलग होता है, वसा की उपस्थिति के लिए अलग होता है, जल की उपस्थिति के लिए कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है। हम देख के ही पता लगा लेते हैं कि डिहाइड्रेशन है या हाइड्रेटेड फॉर्म है। अगला हमारा प्रश्न है, सेलुलोज की भूमिका क्या है? तो जब हमने कार्बोहाइड्रेट का महत्व या रोल पढ़ा था तो आपको बताया था पौधों के अंदर, ठीक है, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, कोशिका जो होती है, उसमें बाहर की तरफ एक कठोर आवरण पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं कोशिका भित्ति। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल वॉल, और यहां पर वर्ड यूज किया गया है कोशिका की दीवार। तो ये जो कोशिका भित्ति है या जो सेल वॉल है, ये केवल पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। या आगे जब कोशिका पढ़ेंगे तो उसके लिए आपके काम आएगा। पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो जब जंतु कोशिका में अनुपस्थित है तो उससे तो कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो अब क्या है, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या संघटक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? हमारा आंसर हो गया पौधों की कोशिका दीवारों या भित्ति का निर्माण करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टार्च की भूमिका क्या है? अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया कि स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल है, संग्रह है, ठीक है, जो हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। जनरली स्टार्च जो है वो पौधों के अंदर ऊर्जा का संग्रहण करता है, और जानवरों में ऊर्जा का जो भंडारण करता है वो होते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ऊपर कोशिका दीवारों का निर्माण कौन करता है? ये सेल्यूलोज था, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और प्रोटीन का संश्लेषण ही करता नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या है? ए। पौधों में ऊर्जा का भंडारण करना या संग्रह करना जो है वो स्टार्च का काम है। जंतुओं में कौन करेगा? ग्लाइकोजन करेगा। हमारे अंदर ग्लाइकोजन होता है। तो अभी आपको आंसर यहां मिल जाना चाहिए। बहुत जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में रखे हैं कि इससे आपकी पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाए और आपको आसानी से आंसर भी याद होते जाएं। तो अभी हमने आपको बताया जानवरों में ऊर्जा का भंडारण करना,
पौधों में ऊर्जा का भंडारण कौन था अभी ऊपर क्वेश्चन में? स्टार्च करता है। कोशिका द्रव्यरारों का निर्माण कौन करता है? सेलुलोज करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? ये हम पढ़ेंगे। जो हमारी सेल्स होती हैं उसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं राइबोसोम, वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? जानवरों में या जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण करना। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में आयोडीन का रंग क्या होता है? ठीक है, आपको बताया था कि जब स्टार्च को, ठीक है, हम आयोडीन के साथ अभिरंजित करते हैं तो वो नीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है? नीला रंग देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ग्लाइकोजन के साथ जो है आयोडीन रेड कलर देता है, ये ध्यान रखेंगे। लाल कलर किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये है स्टार्च के लिए। और ये किसके लिए है? ये है ग्लाइकोजन के लिए। ये एक्स्ट्रा आप नोट कर सकते हैं, ये हमने उसमें नहीं लिखा था क्योंकि जनरली स्टार्च की ही बात की थी। अगला हमारा प्रश्न है और वो है काइटिन की भूमिका क्या है? तो काइटिन एक ऐसा पदार्थ है जो एक मोनोसैकेराइड होता है, ये आगे भविष्य में आपके काम आएगा। तो यहां पर लिखते हैं जो काइटिन है ये केमिकल कंपाउंड जिसका ये पॉलीमर है उसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसको शॉर्ट में कहा जाता है NAG। ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में भी पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है उसका ये एक कंपोनेंट है। तो ये किस में पाया जाता है? ये क्या करता है? कवक और आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है, कवक में सेल वॉल का निर्माण करता है और आर्थ्रोपोड्स में ये क्या करता है? वाह्य कंकाल का निर्माण करता है जिसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन। जैसे आपने देखा ना कि जो कॉकरोच सभी ने देखा होगा उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? वाटर लॉसेस को बचाता है। तो आंसर हमारा पहला ही सही है, ठीक है, क्योंकि अभी फिर से वही रिपीट हो रहे हैं ऑप्शन। पौधों की कोशिका का दीवार कौन करता है? सेलुलोज। ऊर्जा का स्रोत क्या है? सारे कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली शुगर्स। प्रोटीन का संश्लेषण आपको बताया राइबोसोम्स। नेक्स्ट आता है अगार अगार की भूमिका क्या है? तो आपको बताया था ये एक रेड एल्गी से मिलता है और इसका उपयोग हम कहां करते हैं? हम करते हैं खाद्य उद्योग में जेल के रूप में। जैसे आपको बताया आइसक्रीम बनाना है, टूथपेस्ट बनाना है, जेलीज बनाना है, इनके अंदर इसका यूज किया जाता है। और एक और चीज आपको बताया था कि इस अगार का यूज कल्चर मीडियम बनाने में भी होता है, जिसके अंदर आपसे कहा था लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में हम जीवाणु या कवकों को ग्रो कराने का काम करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए। नेक्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में बेनेडिक्ट का रंग क्या होता है? यह होता है हरा पीला, ठीक है, जो बाद में कन्वर्ट होता है किसके अंदर? रेड में। तो बेनेडिक्ट परीक्षण में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर कैसा है? हरा और पीला होता है। ये याद करना है, ये हमने आपको नहीं बताया था लेकिन क्वेश्चन के थ्रू हम आपको इसको नोट करा रहे हैं। नेक्स्ट वन आता है हेपेरिन की भूमिका क्या है? आपको मैंने नोट्स में बताया है हेपेरिन और हिरुडिन एक ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो रुधिर के थक्के को जमने से रोकते हैं। ये क्या करते हैं? ये काम करते हैं, आपको बताया था, प्रतिस्कंदक का, ठीक है, एंटी कोआगुलेंट का काम करते हैं। हेपेरिन मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है और हिरुडिन जो है आपको बताया था लीच यानी कि जोंक के अंदर पाया जाता है। और ये जोंक क्या करती है? जब किसी जानवर का रुधिर चूसती है तो चूसते समय रुधिर का थक्का ना जमे, ब्लड कोआगुलेट ना करे, क्लॉटिंग ना करे, उसके लिए ये काम करेगी। तो ये क्या करती है? अपने सलावा के थ्रू जो है वो कहाँ भेज देती है? जंतुओं के शरीर में प्रवेश करा देती है। रक्तचाप का नियंत्रण करना नहीं है, ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो हमारा आंसर इसके अंदर क्या है? एंटी कोआगुलेंट है, तो रक्त के थक्के को रोकेगा, जमने से रोकेगा। अब कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो आपको बताया था कि दो मोनोसैकेराइड या बहुत सारी सैकेराइड यूनिट को आपस में जोड़ने के लिए जो केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध।
आंसर हमारा यही है। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये प्रोटीन बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, प्रोटीन्स बनाने में यूज किया जाएगा। और एस्टर बॉन्ड कहाँ यूज होता है ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में जब हम लेक्चर इसको अपलोड करेंगे वसा का, तो वसा के अंदर ये बनता है। और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किस में बनता है, ये बनता है न्यूक्लिक अम्ल में, डीएनए और आरएनए के अंदर इसका निर्माण होता है। तो चारों अलग अलग तरीके के बॉन्ड हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बनता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर है ग्लाइकोसाइडिक बंध। नेक्स्ट, ये बंध है क्या, तो आपको अभी मैंने बताया कि दो सैकराइड के अणुओं को जोड़ने के लिए बनता है। तो हमारा सीधा सा आंसर क्या हो गया, पहला। दो अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए अभी ऊपर मैंने बताया कौन सा बंध होता है, बताएं, सोचिए जरा। अभी हमने आपसे कहा प्रोटीन को बनाने के लिए, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, क्या नाम देंगे इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। और दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए भी बताया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या फास्फोएस्टर बॉन्ड। और बसा ग्लिसरॉल के लिए क्या बताया था अभी, एस्टर बॉन्ड। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहां पर, हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। वैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आप पढ़ोगे कि न्यूक्लियोटाइड को बनाने में यूज किया जाता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में नहीं। जब आप पढ़ोगे राइबोज शुगर जो है वो एक नाइट्रोजनस बेस या क्षमासार से जुड़ती है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन आपने पढ़ा है, तो उसके बीच में भी ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोसाइडिक बंध में कौन सा एंजाइम तोड़ता है। बनाने का काम तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, लेकिन जब इनको अलग अलग किया जाता है, तोड़ा जाता है, इसको हम आसान भाषा में कहें, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो ये बंध टूटते हैं और सैकराइड की यूनिट एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। तो इसके लिए आप याद रखेंगे, पाचन वाले चैप्टर में ये आएगा, एमाइलेज एंजाइम यहां पर यूज होता है। लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा के पाचन में सहायक होता है, यानी कि एस्टर बॉन्ड तोड़ने में सहायक होता है। प्रोटीएज जो है वो क्या करता है, वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। और न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल जो प्रेजेंट होते हैं उनके पाचन में सहायता करता है, उनके अंदर प्रेजेंट जो डायस्टर बॉन्ड है उनको तोड़ने का काम करता है। तो अपने आप ही हमारा एक ही आंसर बचता है, और वो क्या है, एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो शुगर के बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यानी कि बंध का निर्माण कैसे होता है। तो आपको बताया था, एक बार फिर से समझ लेते हैं, आंसर फिर आपको मिल जाएगा। दो आंसर तो यही है, बार बार आ रहा है मोनोसैकेराइड के लिए। तो यहां देखें, जैसे ये हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, है ना। तो दूसरा भी मान लीजिए एक और मोनोसैकेराइड इसके साथ आकर जुड़े, तो होता क्या है, इससे बनता है C12H22O11, ठीक है। यहां पर एक जल का अणु निकल जाता है और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, जल निकालेगा। इसीलिए आपसे कहा था ग्लाइकोसाइडिक बंध और निकले हुए जल के अणुओं का नंबर या संख्या कितना होता है, N-1। याद है, N-1। N यहां पर क्या है, नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट। अगर दो जुड़ेंगी तो एक जल निकलेगा, तीन जुड़ेंगी तो दो दो जल के मॉलिक्यूल निकलेंगे। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या बनेंगे इस बार, इसमें दो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण होगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, यहां पर दो मोनोसैकेराइड्स के जल के बीच में होता है। अमीनो अम्ल में प्रोटीन हो गया, न्यूक्लियोटाइड के अंदर फिर से क्या हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, वसा ग्लिसरॉल के लिए क्या हो गया, ठीक है, ये जब फैट बनेगा उसके लिए हो गया। तो आज हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको अब कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि हमने क्वेश्चंस को यहां पर सही लेवल पर रखा है और ये इनमें सारे के सारे वो ऑप्शन रखे गए हैं जो आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी आपके लिए फायदेमंद होंगे और ये बार बार आप इसको रिवाइज करते रहोगे।
मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले आपको इसकी थ्योरी पढ़ना जरूरी है। तो आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहे होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। तो एक बार फिर से थ्योरी पढ़िए, इस क्वेश्चन की एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए, और कार्बोहाइड्रेट में कहीं कोई दिक्कत है तो फिर मुझे इन्फॉर्म कीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो वसा का होगा। उसमें फिर वसा के क्वेश्चंस हम करेंगे, फिर प्रोटीन होगा। तो इसी तरीके से ये सीरीज अभी हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम भोजन के विभिन्न अवयवों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करने से आपके और साथी जो हैं उनको भी फायदा होगा। ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ये सभी टाइप के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, चाहे सी टेट का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, कोई से भी तरीके के जो आपके हैं, मेरी कोशिश यही है कि इसमें सभी को कवर किया जाए। हाँ, इतना अंतर होता है भाई, जिस तरीके का लेवल होता है पेपर का, जैसे टेट में अगर आप देखोगे तो थोड़ा इजी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे आप को, जब हम इसका एक पूरा समराइज करने के बाद आपको पेपर देंगे तो उसके अंदर जब सबका मिक्सचर आएगा तब आपको लगेगा नहीं ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता था, ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता था। तो इस सारे एग्जाम के लिए जो है वो ये सीरीज है। इसीलिए हमने पहले तो पर्यावरण वाले पोर्शन को ही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैं बायो का पार्ट को ही डिस्कस कर रहा था तो उसमें पर्यावरण वाला था। लेकिन अब हम बायोलॉजी वाले पोर्शन के हिसाब से उसको लेके चलेंगे, क्योंकि आपके उस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आए हुए हैं, तो सभी के लिए है। और इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है बायोलॉजिकल फॉर एवरीवन। चाहे छोटे क्लास के बच्चे, 9th और 10th के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये सारा हेल्पफुल रहेगा। उनके स्कूल या बोर्ड एग्जाम है उसमें भी फायदेमंद रहेगा, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो एक बार फिर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आप इनको डाउनलोड करके अपनी लाइब्रेरी डेवलप कर सकते हैं, आप अपने पूरे चैप्टर के नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।